कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि रोड पर कार को ड्राइव करते हुए जा रहा था। अचानक से उसे रास्ते में एक कार दिखाई देती है जो कि एक पेड़ से जाकर के टकरा गई थी। कहने का मतलब कि उस कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर तो मर गया था लेकिन कार में महिला अपने बच्चे के साथ जीवित थी। ये आदमी उस महिला को कार से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जिस पर वो महिला कहती है कि अभी भी वो यहीं पर है। इतना कहने के बाद वो उंगलियों से इशारा करती है और फिर हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि साइलेंट मोड में खड़ा था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये फैमिली पहले कहीं और रहती थी लेकिन उस जगह पर इनके साथ कुछ बुरा हादसा हो गया, इसीलिए इस फैमिली ने इस घर को खरीदा है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ये सभी लोग यहाँ चले आए हैं। इस फैमिली में हमें फिन नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तब उसे ढेर सारा सिस्टम दिखाई देता है। उसे यहाँ पर स्विच भी दिखाई देता है जिसे वो चालू कर देता है। स्विच चालू करने के कुछ समय तक कुछ नहीं होता है, इसलिए फिन यहाँ से ऊपर चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद एक लाइट जलती है। इसके बाद दोस्तों इस फैमिली में हमें समीरा को दिखाया जाता है जो कि फिन की माँ है। जब फिन उनके कमरे में जाता है तब उसे यहाँ पर एक रोबोट दिखाई देता है जो कि बंद पड़ा हुआ था। वो अपनी बहन जूनो के साथ मिल करके रोबोट को ठीक करने लगता है। काफी कोशिशों के बाद भी रोबोट ठीक नहीं होता है तो इसलिए इन्हें लगता है कि वो कबाड़ है, इसलिए उसे छोड़ करके सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों रात के समय में वो रोबोट अचानक से चालू हो जाता है। जैसे वो चालू होता है तो घर में जितना भी एलईडी लगा हुआ था सब में उसका चेहरा दिखने लगता है। चालू होने के बाद जब वो बिस्तर पर किसी लड़के को देखती है तो वो उसे पीटर बुलाती है, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि ये पीटर नहीं है बल्कि कोई और है। अब इसके बाद वो पूरे घर में घूमने लगती है और घर के सारे लाइटों को ऑन कर देती है। जब वो पूल के पास जाती है तब उसे एक चूहा दिखाई देता है जिसे वो कुचल करके मार देती है। इसके बाद वो जाती है जूनो के कमरे में और जब जूनो उसे देखती है तो वो काफी जोर से चिल्लाती है, इसलिए सभी उठ करके उसके कमरे में भागते हुए आते हैं, जहाँ इन सब की मुलाकात उस रोबोट से होती है। उसे इंसानों की तरह बोलता हुआ देख करके इन्हें भी काफी अच्छा लगता है। अब वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इन्हें बताती है कि मेरा नाम कैसेंड्रा है और मैं घर को चकाचक रखने का काम करती हूँ। घर का सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मुझे इसी के लिए बनाया गया है। सुबह हो जाने के बाद जो चूहा मर गया था जूनो उसे दफनाने के लिए चली जाती है। यहाँ इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि उस चूहे को कैसेंड्रा ने ही मारा है। उस चूहे को दफनाने के बाद जूनो उसके कब्र के ऊपर एक पत्थर रख देती है। इसके बाद दोस्तों घर के मेन सदस्य जिनका नाम डेविड है वो समीरा का पति है और इन बच्चों का पिता है। सुबह हो जाने के बाद वो बच्चों को लेकर के नए स्कूल में उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। इस बीच घर पर समीरा अकेली थी और वो पूल में नहा रही थी और इधर जो कैसेंड्रा थी वो गार्डन के घास को काट करके उसे साफ करने लगती है। घास को काटते वक्त उसका जो कटर है वो जूनो के पत्थर से जाकर के टकराता है, जिसकी वजह से वो पत्थर सीधा जा करके समीरा को लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए उसे काफी दर्द महसूस होता है। फिलहाल दोस्तों समीरा को ये नहीं पता चलता कि कैसेंड्रा ने ये जानबूझ करके किया या फिर गलती से हो गया, लेकिन वो इसके बारे में डेविड को कुछ बताती नहीं है। वो डेविड के साथ जूनो के स्कूल में जाती है जहाँ टीचर इन्हें बताती है कि आपकी बेटी स्कूल में नई आई है तो इसीलिए दोस्त बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप लोग चाहो तो उसे हमारे डांस क्लास में भेज सकते हो, इससे उसका मन बहल जाएगा और दोस्त भी बना लेगी। और डांस के लिए कंपटीशन भी होते रहता है तो अगर वो चाहे तो भाग भी ले सकती है। यह सुन करके समीरा कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को डांस पसंद नहीं है और वैसे भी कंपटीशन जल्दी होने वाला है तो इसीलिए मेरी बेटी उसकी तैयारी नहीं कर पाएगी। घर पर आने के बाद उस डांस क्लास के बारे में समीरा और डेविड एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन दोनों की बातें कैसेंड्रा भी सुन लेती है। वो आकर के जूनो से कहती है कि तुम्हारी माँ नहीं चाहती है कि तुम डांस क्लास ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम लोगों के सामने डांस नहीं कर सकती हो। यह सुन करके जूनो को बहुत बुरा लगता है। डिनर के वक्त वो अपनी माँ से कहती है कि मैं लोगों के सामने डांस कर सकती हूँ, अगर आपको शर्म आती है तो मेरा डांस देखने के लिए मत आना। इतना कहने के बाद वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद समीरा उसे मनाने के लिए जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें डांस क्लास ज्वाइन करनी है तो कर लो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कंपटीशन होने वाला है और तुम स्टेज पर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन अगर तुम डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हो तो कर लेना। इतना कहने के बाद वो जूनो को सुला करके सामान रखने के लिए चली जाती है। जब वो सामानों को अपनी जगह पर रख रही थी तो इस दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स को खोलती है तब उसे अंदर ढेर सारा फोटोग्राफ
फोटोग्राफ्स दिखाई देता है, जिसको वो प्रोजेक्टर में लगाती है और उसे देखने लगती है। फोटो को देख करके उसे मालूम चलता है कि ये उन फैमिली वालों की तस्वीरें हैं जो आज से 50 साल पहले इस घर में रहा करते थे। जब वो फोटो में महिला को देखती है तब वो कैसेंड्रा से पूछती है कि क्या फोटो में तुम हो, लेकिन कैसेंड्रा इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। कुछ समय तक समीरा फोटोज को देखती है और फिर प्रोजेक्टर को बंद करके सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। के जाने के तुरंत बाद कैसेंड्रा प्रोजेक्टर को चालू करके फोटोज को देखने लगती है। इस दौरान उसे एक ऐसा फोटो दिखाई देता है जिसको देख करके कैसेंड्रा को गुस्सा आता है और वो प्रोजेक्टर को ही जला देती है। प्रोजेक्टर में धमाका होने की वजह से घर में आग लग जाती है। जब इसके बारे में फैमिली वालों को मालूम चलता है तब वो फौरन बच्चों को लेकर के बाहर आ जाते हैं। घर में आग ज्यादा फैल नहीं पाती है क्योंकि कुछ समय के बाद कैसेंड्रा आग को बुझा देती है। जब ये लोग दोबारा घर के अंदर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि सोफा पूरा जल चुका है। समीरा के जाने के बाद डेविड अकेला बैठा हुआ था। कैसेंड्रा कहती है कि समीरा यहाँ बैठ करके वाइन पी रही थी। वो काफी नशे में थी और नशे की हालत में उसने वाइन को प्रोजेक्टर पर गिरा दिया जिसकी वजह से आग लगी। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ बोल करके वो डेविड को समीरा के खिलाफ भड़का रही थी। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें 1971 का सीन दिखाया जाता है, लगभग 50 साल पहले का सीन, जहाँ दोस्तों हमें इसी घर में कैसेंड्रा को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहा करती थी और ये लोग काफी खुश थे। कैसेंड्रा के पति का नाम स्मिथ है जो कि एक साइंटिस्ट है। इनका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम पीटर है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि स्मिथ अपने बेटे पीटर को एक फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों पीटर को फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके पिता जबरन उसे फुटबॉल टीम में शामिल कर दिए हैं। वो पीटर से कहते हैं कि प्रैक्टिस करो और खुद को बेहतर बनाओ। यहाँ दोस्तों जब पीटर नाराज होकर के जाने लगता है तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम ये कर लोगे, जिस पर पीटर कहता है कि कोच मुझे टीम में भी नहीं रखना चाहता। पिता के डोनेशन की वजह से गेम खिलाया जा रहा है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे भी टीम में रखा है, वरना वे लोग मुझे टीम में भी नहीं रखते। इसके बाद दोस्तों रात के समय में जब कैसेंड्रा स्मिथ के कपड़ों को धोने के लिए जा रही थी तब उसे उसके कपड़ों पर लिपस्टिक लगा हुआ दिखाई देता है। और आजकल दोस्तों वो रात के समय में घर पर भी नहीं आया करता था, इसीलिए कैसेंड्रा को अपने पति पर शक होने लगता है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो उसके लिए टिफिन पैक करती है और खाना ले जाने के बहाने से वो उसके रिसर्च लैब में पहुंच जाती है। लैब में उसे मालूम चलता है कि स्मिथ किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है। यहाँ पर जब वो स्मिथ को देखती है तब उसे भरोसा हो जाता है कि स्मिथ उसे धोखा नहीं दे रहा है बल्कि वो सच में काम कर रहा था। यहाँ पर वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर मेरा रिसर्च कामयाब हो गया तो आने वाले समय में लोग मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। खैर दोस्तों अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमें समीरा को दिखाया जाता है जो क्राफ्ट पर काम कर रही थी। ये उसका हॉबी है, इसलिए खाली समय में वो ये काम करती रहती है। काम के दौरान उसके पास एक पुरानी दोस्त का कॉल आ जाता है जिससे वो बात करने लगती है। बातों ही बातों में वो अपने दोस्त से कहती है कि उस दिन जब तुमने मुझे ड्रॉवर में बंद कर दिया था तब तो मुझे पैनिक अटैक आने वाला था। तुम्हें पता है मुझे बंद अलमारी के अंदर घबराहट होने लगती है। जब वो ये सारी बातें कर रही थी तब कैसेंड्रा उसकी सब बातें सुन रही थी। कॉल कट हो जाने के बाद जब वो दोबारा काम करने के लिए आती है तब उसे किचन में से एक आवाज सुनाई देती है। कैसेंड्रा बताती है कि हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। यह सुन करके वो टेंशन में आ जाती है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है और तभी अचानक से कैसेंड्रा उसके सामने आ जाती है। वो समीरा से कहती है कि मैं तो आलू निकाल रही थी लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए समीरा आलू निकालने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो बाहर से कैसेंड्रा दरवाजे को बंद कर देती है। समीरा जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन कैसेंड्रा दरवाजा नहीं खोलती है। वो म्यूजिक बजा करके ब्रेड को मजे से काट करने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद जब डेविड घर आता है तब वो भागते हुए जाकर के दरवाजे को खोलता है। डेविड उससे कहता है कि तुम दरवाजा खोल सकती थी, उसे बंद नहीं किया गया था। कुछ समय के बाद जब माहौल शांत हो जाता है तब समीरा डेविड को बताती है कि जब मैंने फोन पर इस बात का जिक्र किया कि ड्रॉवर में बंद रहने से मुझे पैनिक अटैक आता है तो कैसेंड्रा इस बात को सुन रही थी और उसी ने ही मुझे उस कमरे में बंद किया। जिस पर डेविड कहता है कि अगर कैसेंड्रा तुम्हारा बुरा चाहती तो वो एम्बुलेंस को कॉल नहीं करती। जब मैं घर पर आया तो उसी ने ही मुझे बताया कि तुम कमरे में बंद हो चुकी हो। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद समीरा शांत नहीं बैठती है। वो उस बंदे के पास कॉल करती है जिसने उसे घर दिलाया था। समीरा उससे पूछती है कि ये घर किसके नाम पर है और घर में कौन कौन रहता था। वो इंसान बताता है कि इस घर का मालिक स्मिथ था, उसी ने ही घर को बनाया था और अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो तुम जाकर के फाइल को चेक कर सकती हो। के बाद दोस्तों समीरा सीधा ऑफिस में चली जाती है फाइल को चेक करने के लिए। फाइल को चेक करने के बाद उसे स्मिथ के परिवार के बारे में मालूम चलता है। यहाँ दोस्तों समीरा को मालूम
चलता है कि कैसेंड्रा स्मिथ की बीवी थी और इनका एक बेटा भी था। फाइल में उसे कुछ और भी मिलता है जिसको लेकर के वो डेविड के पास आ जाती है। वो डेविड को अपने साथ लेकर के जंगल के अंदर उस जगह पर जाती है जहाँ स्मिथ कैसेंड्रा का कब्र था। यहाँ समीरा डेविड को बताती है कि 50 साल पहले इस घर में जो फैमिली रहा करती थी, एक कार एक्सीडेंट में एक साथ उन सब की मौत हो गई और जब उनके कार का एक्सीडेंट हुआ तब कैसेंड्रा उनके कार के पास मौजूद थी। आखिर कैसेंड्रा वहाँ पर क्या कर रही थी? उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद डेविड कहता है कि यार तुम फालतू में ही टेंशन ले रही हो, वो तो सिर्फ एक रोबोट ही तो है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो इंसानों की तरह सोच सके। हम यहाँ पर बच्चों के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक रोबोट है, उसके बारे में इतना सोचना बंद कर दो। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से स्मिथ और कैसेंड्रा को दिखाया जाता है। आज के दिन ये दोनों टॉम और लीना के साथ बाहर डिनर करने के लिए गए थे। दरअसल ये लोग इनके पड़ोसी थे। यहाँ जब लीना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो यह सुन करके कैसेंड्रा मायूस हो जाती है। वो रोने भी लगती है और रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है। लीना आकर के उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। इस पर कैसेंड्रा बताती है कि स्मिथ को अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो मेरे साथ कभी भी वक्त ही नहीं बिता पाता। यह सुन करके लीना कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हो तो ज्वाइन कर सकती हो, वहाँ तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन कैसेंड्रा कहती है कि मैं पीटर को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद जब लीना अपना लिपस्टिक निकालती है तो कैसेंड्रा उसे देख करके काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि दोस्तों ये वही लिपस्टिक है जो स्मिथ के शर्ट पर लगा हुआ था और इसमें से स्मेल भी वैसा ही आ रहा था। यहाँ दोस्तों कैसेंड्रा को मालूम चल जाता है कि उसके पति का चक्कर लीना के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी कैसेंड्रा शांत रहती है। वो इन सब के बारे में अपने पति से बात नहीं करती है। वो ऐसा दिखावा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आज पीटर का मैच होने वाला था और हालांकि स्मिथ उस मैच को देखने जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कैसेंड्रा उसे जबरन लेकर के जाती है। यहाँ दोस्तों मैच में पीटर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पिता नाराज होकर के यहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ पीटर के पास आकर के कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम अच्छा खेलोगे। वैसे तो इनकी टीम हार गई थी, लेकिन फिर भी पीटर के दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसके दोस्त लोग पीटर को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। अब दोस्तों रात के समय में कैसेंड्रा बैठ करके स्मिथ और पीटर इन दोनों का इंतजार कर रही थी। वैसे जब कैसेंड्रा ऑफिस में कॉल करती है तब उसे इतना मालूम चल जाता है कि स्मिथ घर नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद बाहर के साइड में कैसेंड्रा को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दोस्तों वो पीटर के दोस्त लोग थे जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। उन लोगों ने पीटर को बहुत मारा था क्योंकि पीटर ने मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पीटर बहुत रो रहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि अब मैं टीम में नहीं खेलूंगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी, लेकिन इन सब के बारे में तुम अपने पिता को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वे सभी लोग हम पर हंसेंगे, गलत गलत बातें बोल करके तुम्हारा और मजाक उड़ाएंगे। अगले दिन वो पीटर को अपने साथ ले करके स्कूल में जाती हैं टीचर से बात करने के लिए। इस दौरान जब पीटर बाहर बैठा हुआ था तब उसके दोस्त फिर से उसके पास आते हैं। वो पीटर से कहते हैं कि अगर टीम में तुमने दोबारा खेला तो फिर से तुम्हारा वही हाल होगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें रात का सीन दिखाया जाता है। खाना तैयार हो जाने के बाद कैसेंड्रा पीटर को आवाज लगाती है, लेकिन जब वो जवाब नहीं दे रहा था तो चेक करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। यहाँ उसे मालूम चलता है कि पीटर ने अपने हाथों में गन ले रखा है और उसने अपने तीनों दोस्तों को जान से मार दिया है। पीटर कहता है कि अब वे लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसके कपड़ों को उतरवा लेती है। कपड़ों को जला देने के बाद वो अपने बेटे से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कैसेंड्रा रात के समय में सब कुछ ठीक करने के लिए उस जगह पर चली जाती है जहाँ पीटर ने अपने दोस्तों को मार दिया था। दरअसल वो एक कैबिन के जैसा था जहाँ ये सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे। कैसेंड्रा यहाँ पर आने के बाद इनके शरीर में जो गोलियां लगी हुई थी उन गोलियों को वो बाहर निकाल लेती है और सबूत मिटाने के बाद वो पूरे कैबिन में आग लगा करके पूरे कैबिन को ही जला देती है। इसके बाद कैसेंड्रा गाना गाते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद दोस्तों सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जब समीरा टब में नहा रही थी तब अचानक से कैसेंड्रा उसके पास आती है। गुस्से से वो समीरा से कहती है कि
ये मेरा परिवार है, तुम्हारे बच्चे अब मेरे बच्चे हैं। अब मैं तुम्हें इस घर में रह करके अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। यह सब सुन करके समीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके डेविड और फिन भी भागते हुए आते हैं। माँ के कहने पर फिन भागते हुए बेसमेंट में जाता है और स्विच को बंद कर देता है। जैसे ही स्विच को बंद किया जाता है तो कैसेंड्रा ऑफ हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये लोग कैसेंड्रा को बंद करके रखने लगते हैं तब जूनो कहती है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अगर आप लोगों ने उसे बंद किया तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद जूनो भी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इधर समीरा डेविड को बताती है कि कैसेंड्रा मुझसे कह रहे थे कि अब मेरा परिवार उसका परिवार है। वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि तुम अब ये घर छोड़ करके चली जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने सच में मुझसे ये सब कुछ कहा। यह सुन करके डेविड कहता है कि तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। जूनो उसकी अच्छी दोस्त है और वो उसके साथ खुश भी रहती है। अगर हमने कैसेंड्रा को बंद कर दिया तो वो खुश नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी बेटी के खातिर कैसेंड्रा को फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। डेविड के कहने पर समीरा थेरेपी लेने के लिए वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। यहाँ पर जब वो थेरेपी लेती है तब समीरा को काफी अच्छा महसूस होने लगता है। वो सीधा घर आती है और कैसेंड्रा से कहती है कि कान खोल के सुन लो, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार को तुम मुझसे अलग नहीं कर सकती हो। मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगी और उनके साथ हमेशा रहूंगी और मैं तुम्हें अपने परिवार के करीब भी नहीं आने दूंगी। यह सब सुन करके ऐसा ही लग रहा था कि अब समीरा अपने आप को काफी अच्छा महसूस करने लगी है। यहाँ से वो सीधा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसका डांस देखने लगती है और इस डांस को उसने अपने डांस क्लास में सीखा था। यहाँ वो अपनी माँ को बताती है कि डांस क्लास में एक एमिली नाम करके लड़की है जो मुझसे बेहतर डांस करती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से पहले उसका सिलेक्शन होगा क्योंकि वो सच में काफी अच्छा डांस करती है। हालांकि समीरा कहती है कि नहीं, तुम कर लोगी। इतना कहने के बाद समीरा को कुछ काम था इसलिए वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि अगर तुम क्लास में नंबर 1 पर आना चाहती हो तो तुम्हें एमिली को साइड करना होगा। हमारी माँ के बेड के नीचे एक सामान रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके तुम एमिली को साइड कर सकती हो। अब दोस्तों वो सामान पता नहीं क्या था लेकिन जूनो उसे लेती है और उसे लेकर के चली जाती है। के बाद जब समीरा कमरे में आती है तब उसे बेड हिला हुआ दिखाई देता है और जब समीरा बेड को ठीक करने लगती है तब उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। इस तस्वीर में कैसेंड्रा अपने बेटे के साथ में थी। लेकिन दोस्तों जब समीरा फोटो को ध्यान से देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उस वक्त कैसेंड्रा प्रेग्नेंट थी, यानी कि कैसेंड्रा का एक और बच्चा था। कैसेंड्रा जैसे ही इस तस्वीर को देखती है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। अचानक से पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगती है लेकिन कुछ समय के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। डेविड जब समीरा के पास आता है तब समीरा कहती है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी। कैसेंड्रा ने उसे अब ठीक कर दिया है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में एमिली को दिखाया जाता है जो काफी अच्छा सिंगिंग और डांस करती है, जिसके बारे में जूनो चर्चा कर रही थी। एमिली का डांस पूरा हो जाने के बाद अब जूनो की बारी थी। वो स्टेज पर जाती है और सिंगिंग के साथ डांस करने लगती है। इस दौरान वो अचानक से बैग में से एक गन निकालती है और उसे एमिली की तरफ करके चला देती है। अच्छी बात ये थी कि गोली जा करके दीवार पर लगती है। दरअसल दोस्तों पीटर ने जिस गन से अपने दोस्तों को मारा था उस गन को कैसेंड्रा ने ला करके अपने बेड के नीचे छुपा दिया था और इस गन के बारे में कैसेंड्रा ने ही जूनो को बताया। अब ये हादसा हो जाने के बाद जूनो के माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है। बहुत से बच्चों के माता पिता भी स्कूल में आए थे और उनका कहना था कि जूनो को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन समीरा पूरे परिवार वालों से कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो बच्ची है और उससे गलती हो गई, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, उसे स्कूल से मत निकालिए। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाल ही में हमारे परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए हम अपने पुराने घर को छोड़ करके यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हमें आप लोग मौका दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों घर आने के बाद कैसेंड्रा जा करके जूनो से मिलती है, जहाँ जूनो कैसेंड्रा से कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो गया। जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि मैंने तुम्हें गन चलाने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ले जाने के लिए बोला था। गन को तुमने चलाया तो ये तुम्हारी गलती है। जूनो से कुछ बात करने के लिए कमरे में समीरा आ जाती है। कैसेंड्रा के चले जाने के बाद समीरा अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि मेरे बेड के नीचे गन है? मुझे पता है कि वो कैसेंड्रा ही थी, लेकिन तुम उसे बचाना चाहती हो। तुम आखिर कैसेंड्रा को क्यों बचाना चाहती हो? यह सवाल पूछते हुए वो जूनो को थोड़ा परेशान करने लगती है। ये बात कैसेंड्रा डेविड को बताती है, जिसके बाद डेविड भागते हुए कमरे में आता है। डेविड कहता है कि तुम इस तरह से
बच्ची से बात नहीं कर सकती हो। उसी वक्त कैसेंड्रा कहती है कि मुझे परिवार को खुश रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं, इसीलिए मेरा बंद हो जाना ही बेहतर होगा। इतना कहने के बाद वो खुद को स्विच ऑफ कर लेती है। इसके बाद समीरा नीचे जाती है और स्विच को हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब दोस्तों कुछ दिनों तक जब कैसेंड्रा बंद पड़ी हुई थी तो जूनो का मन नहीं लग रहा था और स्कूल में भी जूनो से बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं आ रहा था। इसीलिए समीरा डेविड की एक हेल्प लेती है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन डेविड एक मशहूर राइटर है। फिलहाल दोस्तों जिस शहर में वो आया है उस शहर के लोग ये नहीं जानते हैं कि डेविड एक मशहूर राइटर है। एक दिन डेविड एमिली की माँ क्रिस्टीना की दुकान पर जाता है। उनकी एक किताब की दुकान है। जब डेविड उनकी दुकान पर आता है और उन्हें अपनी किताब दिखाता है तब क्रिस्टीना को मालूम चलता है कि डेविड तो एक मशहूर राइटर है। फिलहाल क्रिस्टीना को पहले इस बारे में नहीं पता था। डेविड कहता है कि आपकी दुकान काफी शांत है, यहाँ पर बैठ करके राइटिंग कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मुझे घर पर जूनो को भी देखना पड़ता है। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर राइटिंग कर सकते हो। मैं अपनी बेटी एमिली को आपके घर भेज दिया करूंगी, वो आपकी बेटी जूनो के साथ खेला करेगी। जिस पर डेविड कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से दोस्तों क्रिस्टीना अपनी बेटी एमिली को लेकर के डेविड के घर जाती है। घर पर एमिली जूनो के साथ खेलेगी और फिर डेविड क्रिस्टीना के साथ जाएगा उसके दुकान पर राइटिंग का काम करने के लिए। इस तरह से दोस्तों इन दोनों के बीच में डील फिक्स हुई थी। घर पर समीरा बच्चों के साथ छुपन छुपाई का गेम खेल रही थी। दोनों बच्चे छुपने के लिए चले जाते हैं। एमिली को किचन में अवन दिखाई देता है जिसको हीटर भी कहते हैं। उसी हीटर के अंदर एमिली जाकर के छुप जाती है और इधर जूनो को एक बास्केट मिलता है, वो उसके अंदर जाकर के छुप जाती है। लेकिन जब वो छुप रही थी तब उसे टीवी की स्क्रीन पर कैसेंड्रा दिखाई देती है। और दोस्तों ये कोई वहम नहीं था बल्कि सच था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि समीरा ने खुद जा करके स्विच को ऑफ किया था, तो फिर आखिर कैसेंड्रा चालू कैसे हो सकती है। खैर दोस्तों वो तो बाद में हमें मालूम चल ही जाएगा। फिलहाल जब समीरा बच्चों को ढूंढना शुरू करती है तब उसे मालूम चल जाता है कि एमिली हीटर के अंदर जाकर के छुपी हुई है। लेकिन जब समीरा उसे बाहर निकालने लगती है तब अचानक से हीटर चालू हो जाता है। अंदर गर्मी बढ़ने लगती है और एमिली का पूरा शरीर जलने लगता है। समीरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन दरवाजा खुलने के बजाय बंद हो जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब हीटर का दरवाजा खुलता तो है लेकिन एमिली का शरीर काफी हद तक जल गया था और लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही थी कि जिस दरवाजे को समीरा खोल नहीं पा रही थी उस दरवाजे को जूनो आकर के खोल देती है। इन्हीं सब की वजह से उसके परिवार वाले भी अब बोल देते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। अस्पताल में जाने से पहले वो अपनी बेटी जूनो को एक फोन देती है और कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कॉल जरूर कर लेना। इसके बाद वो अपने बेटे और अपने पति से मिलती है और फिर उदास मन से अस्पताल के अंदर चली जाती है। अब दोस्तों घर पर हमें दिखाया जाता है कि समीरा के न होने की वजह से बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जूनो अपने पिता को बताती है कि माँ ने उस हीटर को नहीं बंद किया था। मैं छुप रही थी तब मैंने टीवी पर कैसेंड्रा को देखा, वो चालू थी। यह सुन करके फिन अपनी माँ के पास कॉल करने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी उसके सामने कैसेंड्रा आ जाती है जो इनसे कहती है कि अब तुम लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो घर के सारे दरवाजे खिड़कियों को हमेशा के लिए लॉक कर देती है। कैसेंड्रा कहती है कि अब तुम मेरी फैमिली हो और तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा काम है। यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें 1964 का वक्त दिखाया जाता है। ये वो समय है जब कैसेंड्रा का बेटा पीटर 10 साल का था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि उस वक्त कैसेंड्रा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। यहाँ स्मिथ कहता है कि अगर ये बेटा हुआ तो इसका नाम हम थॉमस रखेंगे। यह सुन करके कैसेंड्रा कहती है कि नहीं, ये बेटी होगी, एक बेटा और एक बेटी। के बाद स्मिथ कहता है कि चलो कंफर्म कर ही लेते हैं कि ये बेटा है या फिर बेटी। इतना कहने के बाद वो अपनी बीवी को लेकर के अस्पताल जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि स्मिथ ने एक मशीन बनाई है जिससे पता किया जा सकता है कि पेट में लड़का है या फिर लड़की। अल्ट्रासाउंड के जरिए इन्हें वो बच्चा साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कैसेंड्रा के पेट में था। बच्चे को देखने के बाद स्मिथ को मालूम चल जाता है कि वो लड़की है। हालांकि इस बात से स्मिथ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का है या फिर लड़की। हाँ लेकिन फिर भी वो उम्मीद
उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि काश लड़का हो जाए। रात के समय में जब कैसेंड्रा पीटर को सुला रही थी तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब डिलीवरी का वक्त हो गया था। स्मिथ उसे कार में बैठाता है और उसे लेकर के अस्पताल जाने लगता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब हो जाती है जब इन्हें रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ की वजह से ये लोग रास्ता पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्मिथ अपनी बीवी को लेकर के वापस घर आ जाता है। वो उसे टब में सुला देता है और फिर कुछ समय के बाद इन्हें एक बेटी होती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि इनकी जो बेटी हुई थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत अजीब तरह से दिख रही थी। उसके हाथ पैर इंसानों की तरह नहीं था, आँख भी बहुत अजीब टाइप से था। ऐसा मान लो कि इस बच्चे को इंसानों के सामने लाना नामुमकिन था। इसलिए स्मिथ कैसेंड्रा से कहता है कि हमारी बच्ची अलग है, हम इसे इंसानों के सामने नहीं ला सकते हैं। अगर तुम इससे सच में प्यार करती हो तो कभी भी इसे इंसानों के सामने मत लाना, वरना लोगों की बुरी बातें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वैसे भी लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हालांकि कैसेंड्रा कहती है कि नहीं, मेरी बेटी भी आम जिंदगी जिएगी, जैसे लोग रहते हैं वैसे वो भी रहेगी। स्मिथ कहता है कि ये नामुमकिन है, इसे लोगों के सामने कभी मत लाना। कुछ सालों के बाद दोस्तों हमें मालूम चलता है कि स्मिथ की बात मान करके कैसेंड्रा अपनी बेटी को अपने ही घर में छुपा करके रखी है। जब बच्ची को भूख लगती थी या फिर कोई काम रहता था तब वो लाइट्स को ऑन ऑफ करती थी, जिसके बाद कैसेंड्रा उसके लिए खाना लेकर के जाया करती थी। एक दिन जब वो खाना लेकर के जा रही थी तब वो अचानक से सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसके पेट में काफी दर्द भी हो रहा था। वो स्मिथ के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे कई महीनों से पेट में दर्द हो रहा है, जिसके बाद स्मिथ उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर रिपोर्ट निकालता है तब इन्हें मालूम चलता है कि कैसेंड्रा को कैंसर की बीमारी है। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, इसीलिए इस कैंसर का इलाज कर पाना नामुमकिन है और ये कैंसर पूरे शरीर में इसलिए फैला क्योंकि आप हाल ही में किसी रेडिएशन के संपर्क में आई होंगी। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ उस अल्ट्रासाउंड की वजह से हो रहा था। अगर बच्चे को चेक करने के लिए स्मिथ कैसेंड्रा को लेकर के अस्पताल नहीं गया होता तो उसे कैंसर की बीमारी नहीं होती। कैसेंड्रा कहती है कि अब तुम आराम से लीना के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। यह सुनने के बाद स्मिथ को मालूम चलता है कि उसकी बीवी को भी पता है कि उसका चक्कर लीना के साथ चल रहा है। खैर दोस्तों अब घर आने के बाद कैसेंड्रा अपनी बेटे से ये बात नहीं छुपाती है। इनकी बेटी हुई थी 1964 में, लेकिन बीमारी के बारे में पता कब चला? 1972 में, जब पीटर भी काफी बड़ा हो गया था। घर आने के बाद कैसेंड्रा अपने बेटे को साफ साफ बता देती है कि मुझे कैंसर की बीमारी है और मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। लेकिन पीटर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप ठीक हो जाओगी। रात के समय में वो स्मिथ के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जिस पर स्मिथ कहता है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ जानवरों पर ही ट्राई किया है, ये इंसानों पर काम करता है या नहीं मुझे नहीं पता। जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और मैं तुम्हारा सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे मरना ही है। स्मिथ अपनी बीवी को लेकर के अपने लैब में जाता है जहाँ वो बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान को पूरी तरह से मरना होता है। हम इंसान के दिमाग को एक याद की तरह इस रोबोट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद वो इंसान कभी भी नहीं मरेगा, वो अपने यादों के साथ हमेशा इस रोबोट में जिंदा रहेगा। जिसके बाद कैसेंड्रा कहती है कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, चाहे जैसे मुझे नहीं पता। अब इस तरह से कैसेंड्रा इस एक्सपेरिमेंट को अपने शरीर पर ट्राई करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए स्मिथ पूरी तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों जब एक डॉक्टर नीचे पूरे सिस्टम को सेट कर रहा होता है तब कैसेंड्रा उससे पूछती है कि आखिर ये स्विच किस काम का है। तब वो डॉक्टर बताता है कि इसी स्विच की मदद से रोबोट को बंद चालू किया जा सकता है। जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि उस दिन अस्पताल में तुम भी थे, तुम्हारी वजह से मेरे पूरे शरीर में कैंसर हुआ है, तो इसलिए अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो मेरा बस एक काम कर दो, ये स्विच सिर्फ नाम का होना चाहिए, मुझे ऐसा बनाना ताकि मैं खुद से अपने आप को बंद चालू कर सकूं और इसके बारे में स्मिथ को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। और डॉक्टर उसकी बात मान भी लेता है। यही वजह है कि कैसेंड्रा को स्विच के जरिए बंद नहीं किया जा सकता है, वो खुद को बंद चालू कर सकती है। खैर दोस्तों अब कैसेंड्रा पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और उसके सर को ढेर सारे वायर से जोड़ दिया जाता है। उसके दिमाग के अंदर जैसे ही एक इंजेक्शन जाता है तो तुरंत उसका पूरा दिमाग उस रोबोट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। कैसेंड्रा का चेहरा उस रोबोट में दिखने लगता है और अब उसका पूरा दिमाग उस रोबोट के अंदर था। इनके लिए ये काफी खुशी की बात थी कि स्मिथ अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया। एक पल के लिए भले ही कैसेंड्रा का शरीर उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन अब वो कभी नहीं मरेगी। कैसेंड्रा की बॉडी को जब
लेकर के डॉक्टर जाने लगते हैं तब पीटर रोक देता है और जब पीटर अपनी माँ की बॉडी को देखता है तब वो बहुत डर जाता है। अपनी माँ को मरा हुआ देखने के बाद पीटर ने कभी भी इस रोबोट को अपनी माँ के रूप में पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि स्मिथ भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि अब वो उस लायक नहीं रह गई थी। एक दिन जब स्मिथ काम पर जा रहा था तब कैसेंड्रा दरवाजे को लॉक कर देती है और इनसे कहती है कि मैं भी घर की एक सदस्य हूँ और तुम लोग मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब से तुम लोगों को भी घर पर रह करके मेरे साथ वक्त बिताना होगा। इस तरह से दोस्तों ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। पीटर घूमने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था और स्मिथ अपने काम पर नहीं जा पा रहा था। कैसेंड्रा ने नाक में दम करके रखा था, इसीलिए एक दिन स्मिथ को जैसे ही मौका मिलता है तो वो भागते हुए नीचे जाता है और स्विच को ऑफ कर देता है। वो स्विच को जैसे ही बंद करता है तो कैसेंड्रा ऑफ हो जाती है, लेकिन स्मिथ को ये नहीं पता था कि स्विच की कोई जरूरत ही नहीं है, कैसेंड्रा खुद से ऑन ऑफ हो सकती है। कैसेंड्रा को बंद करने के बाद वो लीना को अपने घर बुला लेता है। दरअसल दोस्तों लीना के पेट में जो बच्चा था वो स्मिथ का ही था, जिसने अब जन्म ले लिया है, वो अब दुनिया में आ गया है। इस वक्त स्मिथ उसकी देखभाल भी कर रहा था। जब वो अपने बच्चे को छोड़ करके नीचे जाता है तो उसी वक्त कैसेंड्रा अपने आप को चालू कर लेती है। वो नीचे किचन में लीना के पास चला जाता है। जब कमरे में कोई नहीं था तब कैसेंड्रा बच्चे को लेकर के बाहर आने लगती है। इधर गलती से लीना का नेकलेस हीटर में फंस जाता है, जिससे लीना को चोट आता है, उसका चेहरा भी जल जाता है। इधर जो कैसेंड्रा थी वो बच्चे को सीढ़ियों से धक्का देने वाली थी, लेकिन मौके पर पीटर आकर के बच्चे को पकड़ लेता है। स्मिथ को जब मालूम चला कि कैसेंड्रा को अब बंद नहीं किया जा सकता है तो वो घर छोड़ करके भागने लगता है। वो अपने साथ लीना और पीटर को लेने के बाद गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पीटर कहता है कि आप माँ को इस तरह छोड़ नहीं सकते हो। इन दोनों के बीच बहसबाजी होती है जिसकी वजह से इनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब कुछ समय के बाद जब यहाँ पर कैसेंड्रा आती है तब वो अपने बेटे पीटर को देखती है जो कि मरने की हालत में था। पीटर को मरा हुआ देख करके वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सिस्टम में एक धमाका होता है और इस तरह वो हमेशा के लिए खुद को बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों कैसेंड्रा थोड़े समय के लिए ये भूल गई थी कि उसने अपने घर के अंदर एक नन्ही सी बच्ची को रखा है। वो बच्ची लाइट्स को ऑन ऑफ करके खाना मांग रही थी, लेकिन उसे खाना देने के लिए घर के अंदर कोई नहीं था। यहाँ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची किसी खुफिया कमरे में थी। अब इस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि समीरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस घर आ गई है। घर के अंदर आने के बाद घर की हालत देख करके उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वो भागते हुए जब घर के अंदर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि कैसेंड्रा ने उसके बच्चों को कैद करके रखा है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ समीरा का एक बुरा सपना था। सुबह उठने के बाद वो फौरन अपने घर डेविड के पास कॉल करती है और डेविड से कहती है कि आज क्रिसमस है, तुम मुझसे मिलने के लिए कब आने वाले हो। जिस पर डेविड कहता है कि आज नहीं आ पाऊंगा, मैं बच्चों को लेकर के बाहर घूमने के लिए आया हूँ। दरअसल दोस्तों कैसेंड्रा उसे परेशान कर रही थी, इसलिए डेविड झूठ बोल रहा था। डेविड कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहने के बाद कैसेंड्रा उससे कॉल रखवा देती है। कॉल कट हो जाने के बाद समीरा जा करके यहाँ के केयर टेकर से बात करती है। समीरा उनसे कहती है कि मुझे अपना फोन चाहिए, मैंने अपनी बच्ची को एक पर्सनल फोन दे रखा है, मैं अपनी बच्ची के पास कॉल करके बात करना चाहती हूँ। लेकिन फिर केयर टेकर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकती हूँ। इधर दोस्तों हमें घर पर दिखाया जाता है कि कैसेंड्रा ने परिवार के खातिर ढेर सारा सामान मंगाया है। उसने ये सारा सामान इसीलिए मंगाया था ताकि बच्चों को कोई तकलीफ न हो पाए। यहाँ दोस्तों मौके का फायदा उठा करके फिन कैसेंड्रा से कहता है कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस ट्री के बिना जूनो क्रिसमस नहीं मनाती है। अगर हम ट्री नहीं लेकर के आएंगे तो जूनो बहुत नाराज हो जाएगी और ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसेंड्रा कहती है कि ठीक है, लेकिन ट्री को लाने के लिए डेविड ही बाजार जा सकता है। डेविड फटाफट तैयार होता है और कैसेंड्रा उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। जिसके बाद डेविड फटाफट जा करके गाड़ी में बैठता है और ट्री लेने के लिए बाजार पहुंच जाता है। बाजार में जब वो क्रिसमस ट्री को खरीद रहा था तभी अचानक से उसकी मुलाकात क्रिस्टीना से हो जाती है। क्रिस्टीना डेविड को देख करके उससे कहती है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारी बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी बेटी का शरीर जल गया, उसका चेहरा खराब हो गया। इतना कहने के बाद जब वो जाने लगती है तब डेविड कहता है कि वो मेरी बीवी ने नहीं किया था, बल्कि उस रोबोट ने किया था जो हमारे घर में है। उसने हम सबको घर के अंदर कैद करके रखा है, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन क्रिस्टीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें रात के समय में समीरा को
दिखाया जाता है। जब सभी लोग थिएटर में बैठे हुए थे तब मौके का फायदा उठा करके समीरा केयर टेकर के पास से चाबी ले लेती है। चाबी को लेने के बाद वो लॉकर के पास जाती है और अपने फोन को ले लेती है। फोन को चालू करने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी ने कई बार उसके पास कॉल किया है। हालांकि जब समीरा अपनी बेटी के पास कॉल करती है तब उसकी बेटी के पास कैसेंड्रा थी। अब फोन को लेने के बाद समीरा सीधा केयर टेकर के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में है, उसने कई बार मेरे पास मैसेज किया है। उसकी बात मान करके केयर टेकर एक बार फिर से समीरा के घर पर कॉल करती है। इस बार जब वो कॉल करती है तब जूनो कॉल को रिसीव कर लेती है, लेकिन जूनो के पास कैसेंड्रा थी, इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो अपने पिता के साथ घूम रही है और वो बिजी है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद कॉल कट हो जाता है। कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों कुछ समय के बाद डेविड भी क्रिसमस ट्री लेकर के घर आकर के पहुंच जाता है और वो बिल्कुल सही समय पर आया था। रात के समय में पूरा परिवार एक साथ बैठ करके डिनर करता है। इधर दोस्तों जो समीरा थी उसका मन नहीं लग रहा था, उसका दिल कह रहा था कि उसके घर पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, उसकी फैमिली खतरे में है। इसलिए वो तैयार होती है और चुपके से बाहर आकर के एक बस में बैठ जाती है। लेकिन जब अस्पताल वालों को इसके बारे में पता चलता है तब वो डेविड के घर पर कॉल कर देते हैं। तो इस तरह से कैसेंड्रा को मालूम चल जाता है कि समीरा अस्पताल से भाग गई है और वो सीधा घर आ रही है। इसलिए कैसेंड्रा जाकर के डेविड से बात करती है और डेविड से कहती है कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो अपनी बीवी को घर के अंदर से भगा दो, तुम्हें उसे रोकना होगा, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगी। इधर जो समीरा थी वो एक खिड़की का इस्तेमाल करके घर के अंदर आ चुकी थी। कैसेंड्रा को अभी मालूम चल जाता है कि अब समीरा घर के अंदर है। इसके बारे में वो डेविड को बताती है और फिर डेविड एक चाकू लेकर के अपनी बीवी को रोकने के लिए जाता है। समीरा अपने बच्चों के कमरे के पास जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से डेविड आकर के चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। डेविड कहता है कि मुझे माफ कर देना, वो सब कुछ मुझसे करवा रही है। डेविड उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी समीरा उसके ऊपर हमला कर देती है और एक कमरे में जाकर के छुप जाती है। इस वक्त समीरा ने अपने आप को एक कबर्ड में बंद करके रखा था और इस कबर्ड के पीछे भी एक दरवाजा था और उस दरवाजे को समीरा देख लेती है। इस तरह से दोस्तों समीरा उस खुफिया कमरे में पहुंच जाती है जहां कैसेंड्रा ने अपनी बच्ची को रखा था। कैसेंड्रा को जैसे ही मालूम चलता है कि समीरा उस कमरे में पहुंच चुकी है तो कैसेंड्रा भी उसके करीब चली जाती है और उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। और तभी समीरा कैसेंड्रा के उस बच्ची को देखती है जिस बच्ची को उसने इस कमरे में छुपा करके रखा था। खाना पानी न पाने की वजह से कैसेंड्रा की बेटी इसी कमरे में अपना दम तोड़ दी। समीरा कहती है कि ये तुम्हारी बेटी थी, आखिर तुमने अपनी बेटी को ही इस कमरे में क्यों बंद करके रखा। जिसके बाद कैसेंड्रा बताती है कि स्मिथ ने मुझसे कहा था कि वो मेरी बेटी को अपने साथ लेकर के जाएगा। दरअसल दोस्तों ये उस दिन की बात है जब कैसेंड्रा ने पूरी फैमिली को एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो भाग ना पाए। यहाँ स्मिथ कैसेंड्रा से कहता है कि तुम अब पहले की तरह नहीं रह गई हो, तुम खतरनाक हो गई हो और हम तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकते हैं, हम लोगों को प्लीज यहाँ से जाने दो। जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, तुम्हें मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर के जाना होगा और उसे एक नई जिंदगी देनी होगी। जिसके बाद स्मिथ कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। उसकी बात मान करके कैसेंड्रा दरवाजा खोल देती है। लेकिन दोस्तों जब कैसेंड्रा अपनी बेटी को लाने के लिए अंदर जाती है तब मौका पाते ही स्मिथ पूरी फैमिली को लेकर के बाहर आ जाता है। वो गाड़ी में बैठता है और कैसेंड्रा को धोखा दे करके यहाँ से भाग जाता है और रास्ते में पीटर की वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ये लोग मारे गए। इतना बताने के बाद कैसेंड्रा समीरा से कहती है कि मैं अपना एक परिवार खो चुकी हूँ और इस परिवार को नहीं खोना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो समीरा को जान से मारने वाली थी। तभी समीरा कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे कभी भी तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, वो तुम्हें हमेशा अपनी माँ का कातिल समझेंगे। ये बात कैसेंड्रा को भी समझ में आ जाती है, इसलिए वो समीरा को चोट नहीं पहुँचाती है बल्कि उसे छोड़ देती है। इस तरह से दोस्तों समीरा अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाती है और एक प्रकार से दोस्तों कैसेंड्रा भी इस फैमिली को अब चोट नहीं पहुंचाती है बल्कि इस फैमिली को यहाँ से जाने के लिए छोड़ देती है। तो दोस्तों ये थी कैसेंड्रा की पूरी कहानी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।